सुरभि बहुत घबराई हुई थी। सुबह ही तो विदा होकर अपने ससुराल आई थी। वो आंगन में चुपचाप बैठी थी। जो कोई मेहमान कुछ पूछ रहा था वो जवाब दे रही थी। थोड़ी देर बाद सुरभि की सास उसके पास आती है। सुरभि बहू, एक काम करो, तुम नहा धोकर तैयार हो जाओ, फिर कुछ खा लेना। खाली चाय बिस्कुट से क्या ही पेट भरेगा। वैसे तुम अपने लिए कुछ बनवाना चाहती हो तो बोल दो, मैं नीलम बहू से कहकर बनवा देती हूँ। माँ जी, जो भी बना है मैं खा लूंगी। मैं सब कुछ खा लेती हूँ, ऐसा कुछ अलग से जरूरी नहीं है। बहुत अच्छी बात है, सब कुछ खाना चाहिए। सब कुछ ठीक था, घर का माहौल भी अच्छा था। सुरभि थोड़ा थोड़ा सबसे बातें करने लगी थी, पर वो इस बात से अनजान थी कि उसकी जेठानी नेहा बहुत ही चालाक और बदमाश है। वो रात के लिए कुछ अलग ही प्लान करके बैठी है। जितना मर्जी सबके साथ घुल मिलकर हंस हंस कर बातें कर लो सुरभि, पर रात को जो होने वाला है वो कोई नहीं जानता। आज की सुहाग रात तुम्हें हमेशा याद रहेगी। नीलम सुरभि की सुहाग रात खराब करने वाली थी, ये बात कोई नहीं जानता था। शाम के समय सुरभि के रूम की सजावट हो गई। सजावट वाले के जाने के बाद बहाने से नीलम सुरभि के कमरे में चली जाती है और चुपचाप कमरे की कुंडी तोड़ देती है और कमरे से बाहर आ जाती है। तभी सामने से सूरज आ रहा था। नीलम घबरा जाती है। अरे, सामने से तो देवर जी आ रहे हैं, मुझे इन्हें रोकना होगा वरना इन्हें पता चल जाएगा कि मैंने कमरे की कुंडी तोड़ दी है। एक काम करती हूँ, बाहर से कमरे को ताला लगा देती हूँ, फिर अच्छा बहाना मिल जाएगा। अरे अरे देवर जी, कहाँ जा रहे हैं? मैं थोड़ी देर कमरे में आराम करने जा रहा था। भाभी, आपने कमरे के बाहर ताला क्यों लगा दिया? अब तो ये ताला रात को ही खुलेगा जब आपकी सुहाग रात होगी, तब तक ये चाबी मेरे पास रहेगी। अगर आपको आराम करना है तो आप अपने बड़े भैया के कमरे में आराम कर सकते हैं। यहाँ सुरभि और आपके लिए सरप्राइज है। हम इस कमरे को डेकोरेट कर चुके हैं। अब आप इस कमरे की सजावट रात को ही देख सकते हो। अच्छा, मुझे बहुत सारा काम है, मैं जाती हूँ, रात को ताला खोलने आ जाऊंगी। नीलम हंसती हुई वहाँ से चली जाती है। सूरज बेचारा अपने बड़े भैया के कमरे में सो जाता है। सुरभि बाहर सबके बीच बैठी रहती है। रात के समय जब सब खाना खाकर सोने लगे तब नीलम कमरे का दरवाजा खोल देती है और सुरभि को कमरे में लेकर जाती है। देवर जी थोड़ी देर में आ जाएंगे, तब तक तुम थोड़ा आराम कर लो। उसके बाद पता नहीं पूरी रात आराम करने को मिले भी या नहीं। तभी सूरज आ जाता है और नीलम फिर से हंसने लगती है। अच्छा चलो, अब बहुत रात हो गई है, बातें तो कल सुबह भी हो जाएंगी। अभी तुम दोनों को एक दूसरे के साथ समय भी बिताना है। अच्छा मैं जा रही हूँ, दरवाजा कसकर बंद कर लेना। अरे भाभी, कुछ देर बैठो तो सही। कैसी बातें करते हो देवर जी, मैं कबाब में हड्डी क्यों बनूं? वैसे भी तुम्हारे भैया बहुत देर से गर्म दूध मांग रहे हैं। मैं उनके लिए रसोई में दूध ही लेने जा रही थी। तुम दोनों का दूध का गिलास मैंने वहाँ साइड में टेबल पर रख दिया है, दोनों पी लेना। नीलम मीठी मीठी बातें करती हंसती हुई कमरे से बाहर चली जाती है। सूरज कमरे का दरवाजा बंद करके कुंडी लगा देता है, पर उसे नहीं पता था कि वो कुंडी तो ठीक से लगी ही नहीं है। कुंडी लगने के बाद नीचे हो गई है, दरवाजा सिर्फ भिड़ा हुआ है। सूरज सुरभि से बातें करने लगता है और बातों ही बातों में सूरज सुरभि का हाथ पकड़ लेता है। वो जैसे सुरभि को गले लगाने लगता है, अचानक से नीलम दरवाजा खोल देती है और बहुत जोर से हंस देती है। सुरभि और सूरज दोनों थोड़ा सा शर्मा जाते हैं। नीलम को पता था कि सूरज और सुरभि थोड़े से घबरा गए हैं, इसलिए वो दरवाजे को खोलकर वापस नीचे दौड़ने लगती है। अचानक सीढ़ियों से नीलम का पैर फिसल जाता है और वो सीढ़ियों से गिर जाती है। नीलम के पैर में चोट आ जाती है और वो चिल्ला पड़ती है। नीलम की आवाज सुनकर घर में सब लोग बाहर आ जाते हैं। सूरज और सुरभि भी अपने कमरे से निकलकर नीचे दौड़ते हैं। आई मेरी कमर, मेरा पैर, मुझसे तो हिला भी नहीं जा रहा माँ जी। अरे तू इतनी रात में ऊपर क्या कर रही थी? तुझे तो नीचे अपने कमरे में होना चाहिए था, गिरी कैसे तू? नीलम, तुम तो मेरे लिए दूध गर्म करने नीचे रसोई में गई थी ना, फिर तुम ऊपर क्या करने गई थी? ऊपर तो तुम पहले ही दूध देकर आ चुकी हो ना। सूरज और सुरभि जानते थे कि नीलम ने शरारत की है और जानबूझकर कमरे की कुंडी तोड़ी है, पर वो दोनों उस समय कुछ नहीं बोलते। भाभी आप ठीक तो हो ना? हमें भाभी को डॉक्टर के पास लेकर चलना चाहिए। हाँ रमेश बेटा, गाड़ी निकाल, हम नीलम को अस्पताल ले चलते हैं, कहीं कोई ज्यादा चोट ना आ गई हो, डॉक्टर को दिखा आते हैं। नीलम बहुत शर्मिंदा थी कि उसने अपने देवर देवरानी की सुहागरात को बिल्कुल बेकार कर दिया। उसने उनके कमरे की कुंडी तोड़ दी और इस तरह की बदतमीजी की, पर आज सूरज और सुरभि दोनों उसके खिलाफ कुछ नहीं बोले। नीलम को ज्यादा चोट नहीं आई थी, बस हल्की खरोंचें थी, पर नीलम की वजह से सूरज और सुरभि की पूरी रात ऐसे ही बीत गई। अगले दिन शाम को नीलम को छुट्टी मिल जाती है, पर नीलम ने सोच लिया था कि वो अपनी गलती को सुधारेगी। नीलम अपनी देवरानी के हाथों में एक लिफाफा देती है जिसमें एक होटल का पैकेज था। ये मेरी और तुम्हारे बड़े भैया की तरफ से छोटा सा उपहार है। आज कुंडी ठीक करने वाला आया नहीं, वो कल ही आएगा, और पिछली रात भी तुम मेरी वजह से सो नहीं पाए, इसलिए मैंने तुम दोनों के लिए होटल में रूम बुक किया है। तुम दोनों आराम से वहाँ रुको, एक साथ समय बिताओ, मुझे अच्छा लगेगा। भाभी, पर इसकी कोई जरूरत नहीं थी। अब मना मत करो, जाओ सुरभि, जाकर तैयार हो जाओ और खूब एंजॉय करना।
थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच। अब मुझे यकीन हो गया कि मेरी बड़ी बहू और छोटी बहू में आगे चलकर बहुत प्यार रहने वाला है। अपनी सास की बात सुनकर नीलम और सुरभि दोनों देवरानी जेठानी मुस्कुरा देती हैं। प्रभा देवी के 2 बेटे थे, जिसमें से बड़ा बेटा विनोद और छोटा बेटा मोहित था। प्रभा देवी की बड़ी बहू चांदनी एक मॉडर्न और छरहरी काया वाली सुंदर लड़की थी, तो वहीं मोहित की पत्नी काजल गरीब घर की सांवली सूरत वाली लड़की थी। काजल अपने परिवार की जिम्मेदारियों को भली भांति निभाती थी, जबकि चांदनी का सारा ध्यान सिर्फ अपने मेकअप और फिगर को बनाने में ही रहता था। एक रोज, ये लीजिए मम्मी जी, आपकी मनपसंद अदरक लौंग इलायची वाली चाय। छोटी बहू, तू हम सभी की जरूरतों का कितना ख्याल रखती है। अरे जरा अपने शरीर को आराम भी दिया कर। सुबह पहली किरण के साथ उठती है और सारा दिन घर के कामकाज ही निपटाती रहती है। अरे थोड़ा कष्ट अपनी जेठानी को भी उठाने दिया कर और उसे भी कुछ जिम्मेदारियां निभाने दिया कर। वैसे है कहाँ वो? माँ जी, जेठानी जी तो अभी सो रही हैं और पूजा पाठ करने के बाद आपको चाय चाहिए होती है, इसलिए मैंने ही बना दी। जन्मदिन की ढेरों मुबारकबाद छोटी बहू। अब आज के दिन तू इस घर गृहस्थी से छुट्टी ले और अपने पति के साथ कहीं बाहर घूमा। शुक्रिया माँ जी। अपनी सास के पांव छूकर काजल खुश होकर अपने कमरे में चली जाती है। तभी प्रभा देवी भगवान का शुक्रिया अदा करते हुए कहती हैं, तेरा लाख लाख शुक्र है भगवान, जो तूने मेरी झोली में काजल नाम के इस हीरे को डाला है। तूने मेरे बुझे घर में चंदा का प्रकाश भेजा है छोटी बहू के रूप में, जिसकी रोशनी पूरे घर में फैली हुई है। हाँ, बस मेरी यही दुआ है तुझसे कि इसके जीवन में कभी अंधेरा ना आए। मोहित और काजल का रिश्ता सदा सलामत रहे और इनके बीच कभी कोई खटास ना आए। पीछे खड़ी चांदनी उनकी सारी बातें सुन रही होती है और अपने मन में हंसते हुए कहती है, जितनी दुआएं देनी है इसे दे लो सासू माँ। भले ही ये सारे घर में प्रकाश फैलाए, लेकिन इसकी खुद की जिंदगी में तो अंधेरा ही होगा, क्योंकि इसके चांद की चांदनी तो मैं हूँ। मोहित तो आखिरकार मुझ पर ही लट्टू है। उधर काजल अपने कमरे में मोहित से कहती है, मोहित, आप आज के दिन भी ऑफिस जा रहे हैं? क्यों, आज क्या दिवाली है जो घर पर बैठकर पूजा करूं तुम्हारी, या तुमसे शाहरुख खान की तरह रोमांटिक बातें करूं? जस्ट लुक एट यू। काली तो तुम थी ही, अब तो तुम मोटी और भद्दी भी हो गई हो। पता नहीं मेरी किस्मत ही खराब थी जो ऐसी बीवी मेरे पल्ले पड़ गई। अपने जन्मदिन वाले दिन पति के मुंह से बधाई की जगह बेइज्जती की बातें सुनकर काजल दुखी हो जाती है, तो वहीं दरवाजे के बाहर खड़ी चांदनी ये सब सुनकर खुश हो जाती है और खुश होते हुए मन में सोचती है, अरे वाह, मेरी काली देवरानी के जन्मदिन की ऐसी शुरुआत। सचमुच सुनकर मजा ही आ गया। अब यही सही समय है आग में घी डालने का। चांदनी उनके कमरे में जाती है। अरे क्या हुआ मेरे हैंडसम देवर जी? क्यों मेरी सांवली सलोनी देवरानी पर भड़क रहे हैं? जरा कुछ सीखो मेरी भाभी से। शादी के इतने वक्त बाद भी इन्होंने अपने फिगर को कितने अच्छे से मेंटेन करके रखा हुआ है। मोहित, शायद आप भूल रहे हैं कि मैं एक बच्चे की माँ हूँ, और माँ बनने के बाद एक औरत के शरीर में परिवर्तन आते ही हैं। उसकी त्वचा और शरीर में फर्क पड़ जाता है। मैं एक पत्नी होने के साथ साथ एक माँ भी हूँ, जबकि जेठानी जी अभी माँ के सुख से वंचित है। ये बात सुनकर चांदनी गुस्से में वहां से चली जाती है। मोहित भी बैग उठाकर ऑफिस के लिए निकलने लगता है कि तभी उसका बेटा बंटी स्कूल के लिए तैयार होकर आता है और मोहित से कहता है, पापा, आज मेरी स्कूल वैन नहीं आई, तो क्या आप मुझे ऑफिस जाते हुए स्कूल ड्रॉप कर देंगे प्लीज? बस माँ की तरह बेटा भी मुझे बस परेशानी करने आता है। मुझसे ये सब चोचलेबाजी नहीं होती। चल अब भाग यहाँ से। इसी तरह मोहित अपने बेटे को झिड़कते हुए वहां से चला जाता है। बंटी रोते हुए अपनी माँ से कहता है, माँ, सभी के पापा उन्हें स्कूल ड्रॉप करने आते हैं, फिर मेरे पापा कभी मुझे छोड़ने क्यों नहीं जाते, और वो हमेशा ही हम दोनों से गुस्से में बातें क्यों करते हैं? नहीं बच्चे, पापा को ऑफिस के लिए देर हो रही थी ना, इसीलिए वो थोड़े गुस्से में थे। चलो मैं तुम्हें स्कूल ड्रॉप कराती हूँ। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज जब काजल बाजार से सब्जी लेकर घर आ रही होती है, तो वो चांदनी और मोहित को हाथों में हाथ डाले होटल से बाहर निकलते देख लेती है। ये दृश्य देख काजल हैरान रह जाती है और उसके मन में हजारों सवाल उमड़ पड़ते हैं। ये दोनों होटल में एक साथ, कहीं इन दोनों के बीच कुछ गलत? नहीं, मैं बेकार में ये सब बातें सोच रही हूँ। देवर भाभी के बीच तो माँ बेटे का रिश्ता होता है, बिना किसी सबूत के कोई भी लांछन लगाना गलत होगा। इसी कश्मकश में काजल घर पहुंच जाती है, लेकिन दिन भर उसके मन में यही कश्मकश चलती रहती है। रात को जब काजल अपने कमरे में सो रही होती है, तो आधी रात को बंटी को प्यास लगती है और वो काजल से पानी मांगता है।
काजल उठकर किचन में पानी लेने जाती है, तभी उसको चांदनी के कमरे से किसी के हंसने की आवाज आती है। अरे, जेठ जी की तो आज नाइट शिफ्ट है, फिर ये जेठानी जी के कमरे से किसकी आवाज आ रही है? काजल कमरे की खिड़की से झांक कर देखती है तो वो नजारा देखकर वो दंग रह जाती है। कमरे में चांदनी और मोहित एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले बिस्तर पर लेटे हुए होते हैं और मोहित चांदनी से कहता है, सच कहूं चांदनी, तुम्हारे साथ ये रात सचमुच कयामत की रात लग रही है। अब बातें बनाना बंद भी करो स्वीटहार्ट, और ये बताओ कि कब तक हमें यूं ही दुनिया से छुपते छुपाते मिलना होगा? भगवान ने हमारी शादी 2 अलग अलग लोगों से करवा दी है, और वो भी बिना हमारे टाइप के लोगों से। तुम तो बिल्कुल मेरे टाइप के लड़के हो, हैंडसम एंड डेयरिंग देवर, इसीलिए तो मैं तुम्हारे भैया को बिल्कुल भी भाव नहीं देती। जानता हूं जानेमन, अब मुझे जाना होगा, कहीं काजल की आंख खुल गई तो मुश्किल हो जाएगी। मोहित जैसे ही बाहर जाने के लिए दरवाजा खोलता है तो काजल वहां खड़ी होती है। बिल्कुल भी शर्म नहीं है तुम दोनों में? देवर भाभी के पाक रिश्ते को कलंक लगा दिया तुमने। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मेरी जेठानी ही मेरी सौतन बनेगी। ओह, तो तुमने सब कुछ देख लिया? चलो अच्छा है, आज नहीं तो कल सच तुम्हारे सामने आना ही था। हाँ, और अब यही सच्चाई मैं दुनिया के सामने लाकर रहूंगी। बहुत धोखा दे लिया तुमने हम सबको। खबरदार जो तुमने ऐसा कुछ सोचा भी, वरना तुम्हारे बंटी को इस दुनिया से रुखसत होने में देर नहीं लगेगी। मोहित, ये औरत तुम्हारे सामने तुम्हारे बच्चे को जान से मारने की धमकी दे रही है और तुम चुपचाप तमाशा देख रहे हो। अरे कौन बच्चा, किसका बच्चा? तुम और बंटी तो बस मेरी एक भूल हो। तुम दोनों जियो या मरो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझी? इस तरह उन दोनों से मिली धमकी से काजल अपने बच्चे को खोने से डर जाती है और वो अपना मुंह बंद रखकर सब कुछ चुपचाप सहती रहती। और इसका नतीजा ये हुआ कि देवर भाभी की हवस को शह मिल जाती है और अब वो एक दूसरे के साथ और ज्यादा समय बिताते। एक रोज बंटी अपनी माँ से पूछता है, माँ, आजकल आप इतनी उदास और खोई खोई क्यों रहती हो? पापा ने आपसे कुछ कहा क्या? नहीं मेरे बच्चे, वो मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए तू जा बाहर जाकर खेल। बंटी बाहर खेलने चला जाता है। तभी काजल की सास उसके कमरे में आती है और उससे कहती है, क्या बात है बहू, तेरे और मोहित के बीच सब कुछ ठीक तो है ना? आज जो बात तुमसे बंटी ने पूछी वो मैं भी कई दिनों से पूछना चाह रही थी। आजकल तुम हर वक्त खोई खोई सी क्यों रहती हो? पता नहीं क्यों, लेकिन तेरा उदास चेहरा देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कोई सौतन तुझे ढा रही हो। अगर ऐसा कुछ है तो एक बात हमेशा याद रखना, विश्वास से भरी पत्नी अगर चाहे तो यमराज से भी अपने पति के प्राण वापस ला सकती है। फिर एक औरत से क्या डरना? ये कहकर उसकी सास वहां से चली जाती है, लेकिन उसकी बातों ने मानो काजल में एक शक्ति प्रदान कर दी थी और वो बिना देर किए अपने जेठ के पास जाती है और उसे सारी सच्चाई बता देती है। काजल, तुम होश में तो हो? अपनी जेठानी के बारे में ऐसी बातें करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? जेठ जी, मुझे बस आज रात का समय दीजिए। आज रात जेठानी जी की सच्चाई आपके सामने होगी। इसके बाद विनोद के साथ मिलकर काजल एक प्लान बनाती है और फिर आधी रात को मोहित के फोन से चांदनी के फोन पर एक मैसेज करती है और उसे अकेले में मिलने के लिए छत पर बुलाती है। कुछ देर बाद चांदनी छत पर जाती है और पीछे से जाकर मोहित के गले लिपट जाती है और उससे कहती है, क्या हुआ मेरे हैंडसम देवर जी? आधी रात तक कभी सब्र नहीं हुआ जो मुझे छत पर ही बुला लिया? चलो अच्छा है, रोज रोज चार दीवारी में रोमांस करके मैं भी बोर हो गई थी। हाँ, आज खुले आसमान के नीचे रोमांस करने में मजा आएगा। अब कुछ कहोगे भी या यूं ही पीठ घुमाए खड़े रहोगे? चलो अब मुझे जल्दी से अपनी बाहों में भर लो। जैसे वो ये कहती है, मोहित के कपड़े पहने खड़ा विनोद उसको जोरदार थप्पड़ मारता है। इसी के साथ छत की लाइट जल उठती है और सभी वहां आ जाते हैं। विनोद, तुम? हाँ मैं। इतने दिनों से तुम मुझे धोखा दे रही हो, मुझे बेवकूफ बना रही हो। और तुम मोहित, अपने ही भाई की पीठ पर छुरा घोंप दिया तुमने। अगर आज काजल मुझे तुम्हारी सच्चाई नहीं बताती तो तुम देवर भाभी का ये घिनौना सच कभी भी मेरे सामने नहीं आता। आज के बाद तुम दोनों से मेरे सारे रिश्ते खत्म। नहीं विनोद, ऐसा मत कहो, मुझसे रिश्ता मत तोड़ो, मुझसे भूल हो गई। अपनी अय्याशी को भूल का नाम मत दो, समझी? अब निकल जाओ मेरे घर से। काजल, तुम तो मुझे समझो, आखिरकार मैं तुम्हारे बच्चे का बाप हूँ, तुमने हमारे बच्चे का वास्ता। जिस बच्चे को मौत के घाट उतारने की बात कह रहे थे, आप आज उसी का वास्ता दे रहे हो। बंटी बेटा, अपने पापा के पास आओ। दूर रहो मुझसे, आपने मेरी माँ का दिल दुखाया है, उन्हें धोखा दिया है। चले जाओ हम दोनों की जिंदगी से। माँ, मैं तो आपका बेटा हूँ, आप तो मुझे माफ करेंगी ना? अपना ये मनहूस चेहरा लेकर निकल जाओ मेरे घर से। अरे तू मेरा बेटा नहीं बल्कि मेरी कोख से जन्मा एक कलंक है, कलंक। इस तरह चांदनी और मोहित के हवस के कारण 4 जिंदगियां बिखर जाती हैं।
कुछ साल बीत जाने के बाद विनोद और काजल बंटी को माता पिता का प्यार देने के लिए एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। तो वहीं मोहित और चांदनी जेल में सड़ते हुए अपने आगे की जिंदगी काटते हैं।